न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल यहां पर बनता दिखाई दे रहा है। विधान परिषद के चुनाव को लेकर यहां पर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विधान परिषद की 12 सीटों के लिए बीजेपी के 10 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपने 2 उम्मीदवार उतारे। हालांकि जिस तरह देखा जाए उत्तर प्रदेश में विधायकों की संख्या को लेकर बीजेपी की जीत की दावेदारी जो है मजबूत मानी जा रही है और ऐसे में समाजवादी पार्टी को लेकर विधायकों की संख्या कहीं ना कहीं कम है। इसको लेकर एक सियासी तस्वीर बनती यहां पर नजर आने लगी और इसके कई मायने भी निकाले जाने लगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ को लेकर बात करें तो यहां पर पक्ष और विपक्ष यानी कि बीजेपी और कांग्रेस में लगातार बयानबाजी का दौर जारी है और ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है और तंज कसते हुए आरोप लगाए हैं कि किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश लगातार बीजेपी करती दिखाई दे रही है। और ऐसे में क्या कुछ माहौल बनता दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ में, तो वहीं बीजेपी में विधान परिषद के चुनाव को लेकर किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, इसी पर बात करेंगे खास खबर में। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 12 सीटों के लिए बीजेपी के 10 उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल कर दिए गए हैं, तो वहीं 2 सपा और 1 निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पहला नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। दिनेश शर्मा के अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, अरविंद कुमार शर्मा, लक्ष्मण आचार्य, गोविंद नारायण शुक्ला, कुंवर मानवेंद्र सिंह, सलील बिश्नोई, अश्वनी त्यागी, धर्मवीर प्रजापति और सुरेंद्र चौधरी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानमंडल के उच्च सदन में यानी कि विधान परिषद में भी अपनी स्थिति मजबूत करने में लगी है। इसी क्रम में विधान परिषद की 12 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में भाजपा ने अपने 10 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। इन सभी की जीत तय है। भाजपा के प्रदेश कार्यालय से बड़ी संख्या में विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा के विधान परिषद प्रत्याशी विधान भवन में पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आज इस बात का सिद्ध होता है कि उत्तर प्रदेश के 10 विधान परिषद के टिकट में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जैसे कार्यकर्ता सहित हम जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को हमारे माननीय मोदी जी, योगी जी, प्रदेश के महामंत्री संगठन आदमी बंसल जी, स्वतंत्र जी, केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने अवसर दिया है। आज हमने नामांकन किया। कार्यकर्ताओं के बीच का उत्साह बता रहा है कि अगर कोई कार्यकर्ता पार्टी में ऊंचाई पर जाता है तो उसका कितना सम्मान होता है। और चुनावी रण यहां पर बनता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश को लेकर बात करें सीधे चलेंगे लखनऊ। हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर आरसी भट्ट जी, जिस तरह से चुनावी माहौल बनता दिखाई दे रहा है, आज नामांकन पत्र दाखिल कर दिए गए हैं बीजेपी उम्मीदवारों की तरफ से, लेकिन जिस तरह से पूरे घमासान को लेकर बात की जाए तो विधान परिषद की 12 सीटें हैं, ऐसे में 10 उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया, नामांकन दाखिल हो गए, तो वहीं सपा की तरफ से 2 प्रत्याशी मैदान में उतारने की बात सामने आई है। तो किस तरह का फिलहाल माहौल बनता दिखाई दे रहा है, आज क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई भट्ट जी? कमर, उत्तर प्रदेश में कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं। अभी वर्तमान में जो खाली होने जा रही हैं उसमें 10 भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से जीत सकती है और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आने वाली हैं। और जिस तरह से परिषद का आंकड़ा है उसके बाद भी समाजवादी पार्टी बहुमत में है, काफी उसका बड़ा आंकड़ा है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में एक चौंकाने वाला नाम भी आया है कि शर्मा का, जो गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, बिहार से लेकर वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कूदे हैं और वो मऊ के रहने वाले। उसके साथ साथ दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री हैं। उसके साथ साथ जिन और लोगों को टिकट दिया गया है वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। सलील बिश्नोई, उसके साथ साथ धर्मवीर प्रजापति, चौधरी और उसके साथ साथ जो है गोविंद नारायण, ये तमाम लोग जिन लोगों को टिकट दिया गया है ये भारतीय जनता पार्टी के बेस कैडर के कार्यकर्ता रहे हैं और वर्तमान समय में कई उच्च पदों पर भी हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन। और जिस तरह से 10 सीटें आसानी से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है और ये कयास लगाए जा रहे थे कि 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी, 10 भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। चुनाव कोई होगा नहीं और निर्विरोध आसानी से चुनाव हो जाएगा। लेकिन अचानक इसमें एक ट्विस्ट
ट्विस्ट आता है कि कानपुर के महेश चंद्र शर्मा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 13वें प्रत्याशी के रूप में उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। अब ये पीठासीन अधिकारी देखेंगे कि ये नामांकन इनका वैध है कि अवैध है। अगर नामांकन सही पाया जाता है तो निश्चित रूप से चुनाव होगा। अगर नामांकन इनका खारिज होता है तो बाद वो जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, वो पूरी तरह से निर्विरोध चुने जाएंगे, जिसमें से 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से अहमद हसन, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, राजेंद्र चौधरी दूसरे कैंडिडेट हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कि जो भी 10 सीटें वो भी जीतो। ये पूरा परिदृश्य है और इसमें जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो उम्मीदवार थे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से वहाँ कैंपस में मंदिर है, कैंपस की वो नामांकन जो है। सबसे बड़ी बात ये है कि कमर जो अरविंद कुमार शर्मा हैं, जो पूर्व नौकरशाह हैं, उनका यहाँ के कार्यकर्ताओं ने काफी खैरमकदम किया, स्वागत किया, उनको फूल मालाओं से लाद दिया और पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह के साथ वो विधान भवन के सेंट्रल हॉल में आए। दिनेश शर्मा भी मौजूद थे, लेकिन उनका जिस तरह से यहाँ उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनका स्वागत किया, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, तो निश्चित रूप से वो भी उत्साह से लबरेज थे और पूरी तरह से यहाँ के लोगों ने स्वीकार कर लिया। भले उन्होंने अपनी 30 साल से अधिक सेवाएं जो है 32 साल की गुजरात में गुजारी है, लेकिन वो यूपी के रहने वाले हैं, मऊ के, तो उसको लेकर जो है बड़ा उत्साह रहा है और पूरी तरह से अरविंद कुमार शर्मा पूरी तरह से फोकस पे रहे। और निश्चित रूप से आपके माध्यम से पहले भी मैंने बताया था कि पार्टी में इनकी बड़ी उपयोगिता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको बिल्कुल सटीक समय पर उत्तर प्रदेश में भेजा है और ये भी निश्चित रूप से इनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। बिल्कुल सोचा से इस्तीफा देकर अब पार्टी ज्वाइन की और पार्टी ज्वाइन करने के बाद अरविंद शर्मा को लेकर भट्टी बात की जाए तो बड़ी जिम्मेदारी यहां पर पार्टी देती नजर आ रही है और उम्मीदवार बनाकर उनको जो है परिषद के चुनाव में उतारा जा रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक सवाल निकलकर ये भी सामने आ रहा है कि जो काफी दिनों से ये लालसा लगाए बैठे हुए थे, ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं उनको चांस मिल सकता है, लेकिन फिलहाल अरविंद शर्मा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा, पहली चीज। और दूसरी चीज, इस तरह से प्रत्याशियों को लेकर बात की जाए, क्योंकि पूरा दारोमदार विधायकों की संख्या पर रहता है विधान परिषद के चुनाव में। ऐसे में 10 सीटों पर बीजेपी की मजबूती तो भट्टी सामने आ ही रही है, तो लेकिन और 2 बसपा को लेकर बात सामने आ रही है, लेकिन निर्दलीयों को लेकर बात की जाए तो विधायकों की संख्या के हिसाब से क्या कुछ गणित सामने आ सकता है? रूप से पीठासीन अधिकारी बताएं, क्योंकि उनके कागजात देखे जाएंगे, चेक किए जाएंगे, पूरी तरह से छानबीन होगी। अगर वो वैध पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से जो है चुनाव होंगे फिर, और कहीं उनके कागजात सही नहीं पाए जाते हैं तो फिर वो बारहो जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, वो निर्विरोध चुने जाएंगे। तो ये सीन तो यहाँ का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शर्मा जी का अब चुना जाना तो निश्चित रूप से तय है, चाहे विधायक चुनाव करें और चाहे निर्विरोध करें। और निश्चित रूप से जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, विधान परिषद के जो अध्यक्ष पद वो भी रिक्त हो रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकता है। और कहीं न कहीं शर्मा जी को बड़ी जिम्मेदारी का जो देने के संकेत, जो रुझान मिल रहे हैं, क्योंकि सीधे इनको प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री स्तर से इनको निर्देशित किया गया है, पार्टी ने इनको स्वीकारा है, क्योंकि एकदम से किसी नौकरशाह का आना और उसके बाद उसको एमएलसी बनाना, तो आगे चलकर निश्चित रूप से उसकी किसी बड़े पद पर उसको बैठाने की तैयारी है, जिम्मेदारी देने की तैयारी है। बिल्कुल भट्टी, और जिस तरह से सियासी दलों को लेकर बात की जाए, हालांकि सभी दलों का जो सबसे बड़ा टारगेट है वो है 2022 विधानसभा चुनाव, और ऐसे में उस टारगेट को लेकर एक बड़ी कड़ी माना जा रहा है विधान परिषद के इन चुनावों को लेकर। तो फिलहाल क्या कुछ तस्वीर बनती दिखाई दे रही है, क्या कुछ समीकरण बनेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसमें जो नतीजे निकलकर सामने आएंगे, जबकि बीजेपी की मजबूती फिलहाल विधायकों की संख्या के हिसाब से मजबूत यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो क्या किस तरह क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं इन बातों को लेकर 2022 मिशन के चलते? कमर, विधान परिषद के जो चुनाव होते हैं वो विधायकों द्वारा और कुछ मनोनीत द्वारा और कुछ क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद के चुनाव का कोई मंदी नहीं है, क्योंकि क्षेत्र पंचायत के और जिला पंचायत के जो चुनाव होने हैं मई के आसपास
तो सरकार खासतौर पे बीजेपी उसी की तैयारी कर रही है जी। और सरकार भी बहुत तेजी से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि 2 चुनाव जो बड़े उत्तर प्रदेश में होंगे, एक सबसे पहले तो क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के और ग्राम प्रधान के चुनाव। भारतीय जनता पार्टी की पूरी स्ट्रैटेजी है। हालांकि पहले मैंने देखा है विगत बीजेपी की जो 25 से 30 वर्षों की राजनीति रही है, वो इन दोनों चुनाव में वो कोई भूमिका नहीं निभाते थे, सिर्फ विधानसभा पर ही फोकस करते थे। लेकिन अब की बार पहली बार ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रैटेजी के तहत ग्राम प्रधानों के चुनाव को और क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के भी चुनाव को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और वो गंभीरता से चुनाव लड़ रही है। और निश्चित रूप से उसको लगता है कि अगर ये चुनाव, यानी जो देहात की सरकार है, ग्राम सरकार है, हमारी क्षेत्र की सरकार है, जिले की सरकार है, अगर ये हमारे काबू में आ जाता है, हमारे ज्यादा से ज्यादा समर्थित प्रत्याशी जीतते हैं, तो निश्चित रूप से विधानसभा का चुनाव के लिए काफी आसान होगा। और बीजेपी इसी स्ट्रैटेजी पे चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल वही बनाए हुए हैं। और मैं बताऊं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी कमोवेश कार्यक्रम लखनऊ बैठक के दोनों की वो बैठक करने जा रहे हैं। तो आने वाले जो दिन होंगे वो राजनीति में खासतौर पर तैयारियों के दिन होंगे। और अखिलेश यादव भी लगातार अब दौरों पे निकल रहे हैं। कल वो बहराइच में श्रावस्ती थे और इस तरह कई तो जाहिर सी बात है अब चुनाव जो है विधान परिषद के चुनाव तो अपने रूटीन में हो जाएंगे, लेकिन इन चुनाव को लेकर कहीं न कहीं सक्रियता बढ़ेगी। चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी। उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल कर दिया। हालांकि जिस तरह से माहौल बनता दिखाई दे रहा है और अब आगामी दिनों में, क्योंकि 2022 भी एक बड़ा मिशन सभी पार्टियों के सामने इसको लेकर क्या स्थिति बनती है। तमाम बात के लिए जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया भट्ट जी।